नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का जो है वो ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ हैं। उसमें हमने लार ग्रंथि जो है वो लार ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब वही यकृत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यकृत जो है ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। तो यकृत के बारे में आप लिखेंगे यकृत टॉपिक डालकर, यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मध्य पार्ट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, लिखेंगे आप कि यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य, यह अब एक सारणी है। ये एंजाइमों के जो नाम है वो कई बार एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारणी जो है, लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। अब फर्स्ट में आती है लार ग्रंथि, और इसके द्वारा जो एंजाइम है ये होता है टाइलिन तथा एमाइलेज या एमाइलेज भी बोल देते हैं इसके। तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज होता है। ऐसे आप नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं इसे। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज होता है। इसका कार्य, अब ये कार्य है दोस्तों, ये कार्य, इसका कार्य लिखेंगे पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च को छोटे पॉलीसेकेराइड या माल्टोस में बदलना होता है। और लार हमने पहले मुख में देखा था, तो कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। तो कार्य भी कहाँ करेगी? मुख गुहा में करेगी। अगला अमाशय में क्या पाया जाता है? जठरस। तो अमाशय में पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि प्रोटीन को तो पेप्टाइड में तथा कैसीन को पैराकैसीन में बदल देते हैं। और अमाशय का कार्यस्थल कहाँ होगा? अमाशय में होगा। ये कार्य कहाँ करेंगे? अमाशय में करेंगे। अब अगला है एमाइलेज, अग्नाशय। अगला है अग्नाशय। अब अग्नाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज और न्यूक्लिएज। ये एक दो एंजाइम तो आप याद रखें सही कि अग्नाशय में कौन कौन से होते हैं। और अग्नाशय का जो कार्य है वो है स्टार्च को माल्टोस में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन पेप्टाइड एमिनो अम्ल में, और वसा को मोनोग्लिसराइड में या वसीय अम्ल में, और डीएनए वो आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में जो है बदल देते हैं। और जो अग्नाशय वाले एंजाइमों का कार्य होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। अगला है आंत्रिय रस। आंत्रिय रस जो है ये, इनका कार्य होता है माल्टोस से ग्लूकोज में, लैक्टस को लैक्टोज से ग्लूकोज में, सुक्रेस को, जो माल्टेज एंजाइम होता है वह माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टस जो है ये लैक्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। और सुक्रेस जो एंजाइम है, सुक्रेस एंजाइम ये सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज जो एंजाइम है ये वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में कन्वर्ट करता है। और डाइपेप्टाइडेज ये डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। और अगला है फॉस्फेटेज को न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन सार
राइबेज में चेंज कर देता है। और इसका जो कार्य है ये होता है छोटी आंत में। अब अगला है यकृत। यकृत में जो है पित्त लवण नाम का एंजाइम निकलता है। ये वसा को वसीय अम्ल या वसा गोलिका में चेंज कर देता है। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो कार्य क्षेत्र तो आपको याद हो ही गया होगा। लार ग्रंथि का मुख गुहा में, अमाशय का अमाशय में, बाकी अग्नाशय आंतरिक रस और यकृत का छोटी आंत में होता है। इनके जो कार्य हैं जटिल से सरलीकृत का, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। और अगला है हमारे पास जो यकृत है, ये सामने से देखने पर दो भागों में दाएं और बाईं पालियों में विभाजित नजर आता है। अग्र सतह तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती है। यकृत में करीब 1,00,000 छोटी षटकोणीय संरचनाएं और कार्यात्मक इकाइयां जिन्हें यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत में क्या है? इकाइयां पाई जाती है 1,00,000 जिन्हें यकृत पालिकाएं हम कहते हैं। यकृत किनसे मिलकर बना होता है? यकृत पालिकाओं से निर्मित बना होता है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है और पित्ताशय पित्त का भंडारण या संचय करता है और यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। तो यकृत में देखना है हमें, यकृत सामने से देखने पर यकृत दो भागों में विभाजित पाया जाता है, दाएं और बाईं। और यकृत में 1,00,000 छोटी षटकोणीय संरचनाएं, कार्यात्मक इकाइयां जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है, उनसे जो है यकृत निर्मित होता है। और ये ग्रंथियां जो है पित्त का निर्माण करती है। और पित्त का रस का जो पित्ताशय भंडारण या संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ये बात आपको नोट करनी है। अब अगला है हमारे पास भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन की क्रिया कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों के स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जलपघटन कर सरलीकृत करते हैं। आहार नाल में भोजन का जो है एंजाइमों द्वारा पोषक तत्वों का जलपघटन कर सरलीकरण होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, आहार नाल में पढ़ा है। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेसेज वर्ग के हैं। पाचन कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार हैं। अब वो एंजाइम का हम देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम हैं एमाइलेज, माल्टोज और सुक्रेज। एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन पाचन का कार्य करने वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। और वसा का पाचन करने वाले लाइपेज। और न्यूक्लिएजेज जो है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएजेज। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित कर दिया जाता है। लार का श्लेष्म भाग भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंचता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। भोजन जो है बेलस के रूप में क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रसनी, फिर ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय तक पहुंच जाता है। अमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। यह हम पहले भी देख चुके हैं। जो जठर ग्रसिका अवरोधनी है वो नियंत्रित करती है। अब लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जलपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। अमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम और पेप्सिनोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं।
जिसे हम जठर रस भी कहते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। ठीक है, आमाशय में 3 प्रकार के स्राव म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। यह दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो नवजातों में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकोचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर कायम का निर्माण करता है। आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में, जैसा कि हम जानते हैं। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त, लवण आंत रस में छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पित्त वसा का पाइसियन इमल्सिफिकेशन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। तो दोस्तों, इनमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ से जो अवशोषित पदार्थ हैं, जो ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, उन्हें हमें जो अवशोषित पदार्थों को रक्त तक पहुंचा दिया जाता है। और अपाचित तथा अनावश्यक पदार्थ को शुद्रांत से बड़ी आंत में पहुंचा दिया। जिनका पदार्थों का पाचन छोटी आंत में नहीं होता है, उन्हें कहाँ पहुंचा दिया जाता है? बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल तथा लवण का तथा शेष रहे अपाचित भाग का उत्सर्जन करना है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। अपाचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तांत्रिक प्रतिवर्ती के कारण मलद्वार से मल का बहिक्षेपण होता है। तो दोस्तों, ये था भोजन का पाचन हमारे। अब आगे जो है हमारे टॉपिक हैं श्वसन एवं श्वसन तंत्र। श्वसन एवं श्वसन तंत्र के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। श्वसन जो है, श्वसन का अब देखेंगे हम। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैसों का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त में ऑक्सीजन गैस को अंदर घोलकर विभिन्न एवं अंगों व ऊतकों तक पहुंचाना तथा उनके द्वारा उत्पन्न CO2 को अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस को तो अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा CO2 को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों अब CO2 और O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इस आदान प्रदान की जो क्रिया है पर्यावरण और रक्त कोशिकाओं के मध्य होती है, इसे श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन की परिभाषा लिखेंगे आप। गैसों के इस आदान प्रदान यानी गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इस आदान प्रदान की प्रक्रिया जो पर्यावरण और रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, इसे क्या कहा जाता है?
श्वसन कहा जाता है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली कोशिका कुपिका में पहुंचाया जाता है। कुपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है, जिससे कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब रक्त जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तथा रक्त द्वारा लाई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ देता है। फिर जो अशुद्ध वायु है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो हमारे शरीर जो है ऑक्सीजन, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके, और वह जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रक्त द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ दी जाती है। फिर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वास के द्वारा बाहर वातावरण को पुनः छोड़ दी जाती है। अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। तो 3 भाग हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और तथा श्वसन मांसपेशियां। अब श्वसन तंत्र का जो है, मानव श्वसन तंत्र का ऊपरी श्वसन तंत्र है, उसका चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये चित्र बहुत सी बार पूछ भी लिया गया है और हमें याद रखना है। तो नासिका यानी कि नाक, और ये यहाँ पर ग्रसनी पाई जाती है, और ये आपको याद रखना है कि लेरिक्स कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी से जस्ट नीचे। फिर श्वास नली से होती हुई ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन तो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो श्वास नली, और ये 2 फेफड़े हैं, और श्वसनी, ये छोटी नलिकाएं होते हैं, श्वसनी कहते हैं, और श्वासनिका यानी ब्रोंकोल, ये यहाँ पाई जाती है फेफड़ों में। तो ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है, ये आपको याद करना है ऊपरी श्वसन तंत्र का। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख ग्रसनी तथा मुख ग्रसनी स्व लेरिंक्स कार्य करते हैं। तो नासिका के बारे में अब देखेंगे हम। यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से जुड़े रहते हैं। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली नुमा होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ू नुमा पक्षाप तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु, धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर कर शुद्ध वायु करते हैं। जो नासिका में पाए जाने वाले झाड़ू नुमा बाल हैं हमारे, ये हमारे शरीर में जो वायु जाती है, वायु प्रवेश करती हैं, उसमें से जो धूल के कण या पराग कण हैं उनको रोक लेते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही स्वस्थ वायु जो है श्वास के रूप में फेफड़ों में प्रवेश करती है। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वायु नासिका में जो है वो बाल जो होते हैं वो वायु का शुद्धिकरण की भूमिका निभाते हैं। अगला जो है ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब ग्रसनी जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों।
नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी या करंट ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाई जाने वाली ग्रसनी का प्रथम भाग है और वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती है। मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है तथा मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में होते हुए एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश होती है। घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना होती है जो श्वास नली आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। चूंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक होती है, ऐसे में एपिग्लोटिस ढक्कन के एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए और भोजन आहार नली में ही। एपिग्लोटिस जो घाटी ढक्कन होता है, यह यहाँ पर सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में जानी चाहिए और भोजन आहार नली में। अगला है स्वर यंत्र या लेरिक्स। यह कंठ ग्रसनी श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी रचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है। भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है तथा स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं जो हवा के बहाव से कपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम है अगर 10th क्लास में या 11th में आपके कोई है 11th 12th फिजिक्स का भी जल्द हम चालू करने वाले हैं और तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उन तक शेयर भी करें।